प्रथम विश्व युद्ध की राख से द्वितीय विश्व युद्ध की आग कैसे भड़की? ये सवाल शायद इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। कैसे मतलब एक गुमनाम सा सैनिक एडोल्फ हिटलर एक ऐसी ताकत बन गया जिसने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। आज की हमारी जो ये पड़ताल है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द होगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें यही बताते हैं कि ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है एक पूरे देश के अपमान की, गुस्से की और बदले की भावना की। और इसकी शुरुआत होती है एक संधि से। हाँ, एक ऐसी संधि जिसे बनाया तो गया था शांति के लिए, लेकिन जिसने इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध के बीज बो दिए। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारी नफरत, ये कहानी शुरू हुई। 1919 की वर्साई की संधि। जी। स्रोत बताते हैं कि इस संधि की जो शर्तें थीं वो जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक थीं। हाँ, लेकिन उस समय का माहौल भी तो समझना होगा। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन ने लाखों जानें गंवाई थीं। बिल्कुल, उनकी जनता में जर्मनी के लिए जबरदस्त गुस्सा था। तो जब संधि की शर्तें तय हो रही थीं तो नेताओं पर एक तरह का दबाव था कि जर्मनी को ऐसी सजा दी जाए कि वो फिर कभी सर न उठा सके। सही कहा, और वो सजा वाकई में बहुत कठोर थी। तो क्या थीं वो मुख्य शर्तें? सबसे पहले तो युद्ध का एकमात्र दोषी जर्मनी को ठहराया गया और उसपे इतना भारी हर्जाना थोप दिया गया कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। फिर जर्मनी का जो सार नाम का कोयला संपन्न इलाका था वो 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आर्थिक चोट नहीं थी? नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक चोट थी। सार क्षेत्र जर्मनी के औद्योगिक गौरव का प्रतीक था। उसका छिन जाना सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर हमला था। और सेना पर भी तो बहुत कड़ी पाबंदियां थीं। हाँ, बहुत कड़ी। जर्मनी की सेना को सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। 1 लाख? एक इतने बड़े देश के लिए? जी, यही नहीं, उससे वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का हक भी छीन लिया गया। एक तरह से जर्मनी को सैन्य रूप से पंगु बना दिया गया था। और इसी अपमान की आग में हिटलर का उदय हुआ। बिल्कुल, देश में चारों तरफ गुस्सा था, अपमान का माहौल था और हिटलर ने इसी माहौल का फायदा उठाया। लेकिन उस समय तो और भी नेता रहे होंगे, फिर हिटलर ही क्यों? हिटलर में वो बात थी जो उस समय की जर्मन जनता सुनना चाहती थी। वो एक जबरदस्त वक्ता था। जब दूसरे नेता हालात से समझौता कर रहे थे, हिटलर अपनी सभाओं में चीख-चीख कर वर्साई की संधि को एक धोखा और राष्ट्रीय अपमान कहता था। उसने लोगों के गुस्से को अपनी आवाज दे दी। हाँ, और फिर 1923 में उसने म्यूनिख में सत्ता पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश भी की। और इस कोशिश में वो पकड़ा गया, उसे जेल हो गई। जी। आमतौर पर तो यहाँ किसी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, पर हिटलर के मामले में उल्टा हुआ। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। हिटलर ने अपनी हार को, अपनी जेल की सजा को एक अवसर में बदल दिया। जेल में उसे सोचने का बहुत समय मिला और वहीं उसने अपनी आत्मकथा लिखी, मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। हाँ, और ये किताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं थी। ये उसके खतरनाक विचारों का, उसकी भविष्य की योजनाओं का एक पूरा ब्लूप्रिंट थी। तो उसने अपनी हार को भी एक तरह से अपनी जीत में बदल दिया। सही कहा। जेल से निकलने के बाद वो एक छोटे मोटे नेता से एक राष्ट्रीय हस्ती बन चुका था। तो जेल से निकलकर वो एक नई रणनीति के साथ लौटा। इस बार उसने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि लोकतंत्र का ही इस्तेमाल किया, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। जी, उसने जर्मनी के संविधान, जिसे वीमर संविधान कहते हैं, का फायदा उठाया। कैसे? मतलब संविधान में ऐसा क्या था? देखिए, वीमर संविधान में एक बहुत ही विवादास्पद अनुच्छेद था, आर्टिकल 48। इसमें लिखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। तो ये प्रावधान एक तरह से लोकतंत्र के अंदर ही तानाशाही का दरवाजा खोलने जैसा था। एक तरह से, हाँ। उस समय जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी, सरकारें गिर रही थीं, तो संविधान बनाने वालों को लगा कि ऐसे संकट में एक मजबूत शासक की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हिटलर जैसा कोई व्यक्ति इसका इतना खतरनाक इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, उसने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग पर दबाव डालकर इमरजेंसी लगवा ली और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के तौर पर अपने हाथ में ले ली। और सत्ता हाथ में आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, उसका नारा था, एक राष्ट्र, एक नेता, एक विचारधारा। और ये सिर्फ नारा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया, ट्रेड यूनियनों को खत्म कर दिया, प्रेस की आजादी छीन ली। एक गुप्त पुलिस भी तो बनाई थी उसने, गेस्टापो, जो उसके विरोधियों को उठाकर गायब कर देती थी। उसने खुद को जर्मनी का प्रतीक बना दिया। उसका कहना था, हिटलर जर्मनी है और जर्मनी हिटलर है।
इसका मतलब साफ था, जो हिटलर का वफादार नहीं, वो देश का गद्दार है। जी। अब यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ हिटलर ने अपनी असली मंशा यानी यूरोप पर कब्जे की तैयारी शुरू की। उसने वर्साई की संधि को एक-एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सेना पर ध्यान दिया। जो सेना 1 लाख तक सीमित थी, उसे चोरी छिपे लाखों में पहुंचा दिया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या बाकी देश, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस, सो रहे थे? ये उन देशों की ऐतिहासिक भूल थी, जिसे तुष्टीकरण की नीति या अपीजमेंट पॉलिसी कहते हैं। मतलब? असल में ब्रिटेन और फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता देख चुके थे। वे किसी भी कीमत पर एक और युद्ध नहीं चाहते थे। और वो अपनी आर्थिक समस्याओं में भी उलझे हुए थे। हाँ, 1930 की महामंदी का दौर था। उन्हें लगा कि वर्साई की संधि शायद वाकई में कुछ ज्यादा ही कठोर थी और हिटलर को थोड़ी बहुत छूट देने से शांति बनी रहेगी। वो उसकी असली योजनाओं को समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल नहीं समझ पाए। और हिटलर ने इसी का फायदा उठाया। उसने एक विशाल और आधुनिक वायुसेना बनाई, लुफ्तवाफ। और समंदर के नीचे हमला करने वाली खतरनाक यू-बोट्स, पनडुब्बियां भी। जी, और टैंकों की पूरी फौज खड़ी कर दी। और ये सब करते हुए वो जर्मनी के अंदर एक और भयानक काम कर रहा था। यहूदियों पर अत्याचार। हाँ, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला गया, उनके व्यापार छीन लिए गए और अंत में उन्हें यातना शिविरों में गैस चेम्बरों में डालकर मारा जाने लगा। इसी दौर में एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक को भी अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा था। जब जर्मनी सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार हो गया, तो उसने अपने पड़ोसियों पर नजर डालनी शुरू की और उसका पहला बड़ा निशाना बना फ्रांस। और यहां भी उसने सीधे हमला करने से पहले एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। वो कोयले वाली बात? हाँ, उसने फ्रांस से कहा कि वर्साई संधि के तहत जो सार का कोयला क्षेत्र तुम्हें मिला था, उसे अब ब्याज समेत वापस करो। और फ्रांस को ये बात माननी पड़ी। इससे हिटलर का हौसला और बढ़ गया। और इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया और सिर्फ 6 हफ्तों में फ्रांस ने घुटने टेक दिए। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ एक नई युद्ध रणनीति से, जिसे कहते हैं ब्लिट्जक्रीग। बिजली की गति से युद्ध। जी, इसमें टैंकों और हवाई जहाजों का एक साथ इस्तेमाल करके दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला किया जाता था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। फ्रांसीसी सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। स्रोत बताते हैं कि फ्रांस के सेनापति को एक ट्रेन के जनरल डिब्बे से पकड़कर आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ा अपमान था। बहुत बड़ा। फ्रांस के गिरने के बाद हिटलर को लगा कि यूरोप अब उसकी मुट्ठी में है। बस एक आखिरी कांटा बचा था, ब्रिटेन। हाँ, लेकिन एक द्वीप पर हमला करना जमीन पर हमला करने से बहुत अलग था। तो हिटलर ने क्या किया? उसने अपनी वायुसेना लुफ्तवाफ को ब्रिटेन पर हवाई हमला करने का आदेश दिया। बैटल ऑफ ब्रिटेन। महीनों तक बमबारी हुई। हाँ, महीनों तक। जर्मन बॉम्बरशिप विमानों ने लंदन और दूसरे ब्रिटिश शहरों पर दिन रात बमबारी की, जिसे द ब्लिट्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या ब्रिटेन टूट गया? नहीं, ब्रिटेन ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी रॉयल एयरफोर्स ने डटकर सामना किया और जर्मनी को भारी नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ हिटलर को पहली बार किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जी, और यूरोप में ब्रिटेन को झुकाना पाने के बाद हिटलर ने वो गलती की जो आखिरकार उसके पतन का कारण बनी। उसने अपना ध्यान रूस की ओर लगाया। हाँ, सोवियत संघ की ओर। लेकिन सीधा हमला नहीं किया। उसने पहले एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने स्टालिन से एक संधि की। जी, एक अनाक्रमण संधि। ये तो बहुत ही अजीब गठबंधन था। एक नाजी तानाशाह और एक कम्युनिस्ट तानाशाह, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, हाथ मिला रहे थे। और इस सौदे में क्या था? सौदा ये था कि जर्मनी जब पोलैंड पर हमला करेगा तो रूस बीच में नहीं आएगा। बदले में पोलैंड का आधा हिस्सा रूस को मिल जाएगा। और अनाज भी। हाँ, भारी मात्रा में अनाज और कच्चा माल। स्टालिन को लगा कि यह एक अच्छा सौदा है, उसे तैयारी करने का और समय मिल जाएगा। और हिटलर को 10 साल का अनाज और कच्चा माल मिल गया। जी, ताकि उसकी युद्ध मशीन चलती रहे। और फिर हिटलर ने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता था, धोखा। बिल्कुल। जून 1941 में हिटलर ने अचानक रूस पर हमला कर दिया। लाखों जर्मन सैनिक रूस की सीमा के अंदर घुस गए। उसे लगा कि जैसे उसने फ्रांस को कुछ हफ्तों में हरा दिया, वैसे ही वो रूस को भी सर्दियों से पहले जीत लेगा। हाँ, लेकिन रूस फ्रांस नहीं था और यहीं हिटलर का सारा गणित बिगड़ गया। रूस के पास 2 ऐसे हथियार थे जिनका अंदाजा हिटलर को नहीं था। पहला, रूस का विशाल आकार।
जर्मन सेना जितना अंदर घुसती जाती, उसकी सप्लाई लाइन उतनी ही लंबी और कमजोर होती जाती। और दूसरा, सबसे बड़ा हथियार, रूस की भयानक सर्दी। जनरल विंटर। तो रूसी सेना ने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने सीधे लड़ने के बजाय पीछे हटने और स्कॉर्च्ड अर्थ की नीति अपनाई। मतलब सब कुछ जला दो। जी, वो पीछे हटते समय अपने खेतों, गांवों, पुलों को खुद ही नष्ट कर देते थे ताकि जर्मन सेना को कोई रसद न मिल सके। उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह युद्ध को सर्दियों तक खींचना। हाँ, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आप पानी में मगरमच्छ से नहीं जीत सकते। रूस के लिए वो पानी वहां की बर्फीली सर्दी थी। और जब सर्दियां आईं तो तापमान -40 डिग्री तक गिर गया। जर्मन सैनिक और उनके टैंक इस ठंड के लिए तैयार नहीं थे। उनके हथियार जम गए, गाड़ियां बंद हो गईं। हजारों सैनिक बिना लड़े ही ठंड से मर गए। जो सेना कुछ महीने पहले अजेय लग रही थी, वो अब बर्फीले नर्क में फंस चुकी थी। तो आज हमने देखा कि कैसे वर्साई की संधि से पैदा हुए अपमान के बीज ने हिटलर जैसे तानाशाह को जन्म दिया, कैसे उसने लोकतंत्र की कमजोरियों का फायदा उठाकर सत्ता हासिल की और फिर अपनी सैन्य ताकत के दम पर यूरोप को रौंद डाला। लेकिन अंत में उसका अति आत्मविश्वास और रूस की ताकत को कम आंकने की उसकी भूल उसी पर भारी पड़ गई। ये कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है कि राष्ट्रीय अपमान और एक करिश्माई लेकिन खतरनाक नेता का गठजोड़ कितना विनाशकारी हो सकता है। और अब एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में एक जगह ये कल्पना की गई है कि अगर हिटलर रूस को हरा देता और युद्ध जीत जाता, तो आज की दुनिया कैसी होती? शायद दुनिया की प्रमुख भाषा अंग्रेजी की जगह जर्मन होती। हमारा समाज, हमारी राजनीति, सब कुछ अलग होता। ये सोचना ही कितना अजीब है कि इतिहास का एक मोड़ पूरी दुनिया की तकदीर को कैसे बदल सकता था। इस पर विचार करने के लिए से यहीं छोड़ते हैं।